इतिहास गवाह है कि जब किसी सत्ता को यह भरोसा हो जाता है कि कोई उसे हिला नहीं सकता है, तभी उसके गिरने की घड़ी शुरू हो जाती है। सत्ता का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि वह खुद को अजय समझने लगते हैं और यही भ्रम धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कोलकाता की दीवारों पर कभी लाल सलाम सबसे ऊंचा लिखा जाता था। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि यह बंगाल की राजनीति, उसकी सोच, उसकी समाज और उसके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। साल 1977 में जब ज्योति बोस के नेतृत्व में वामपंथी सरकार बनी, तब लोगों ने इसे सचमुच एक नई सुबह माना। वह दौर उम्मीद का था, बदलाव का था और एक ऐसा राजनीति का था जिसमें गरीब और आम आदमी को पहली बार अपनी आवाज़ महसूस हुई थी। किसानों को ज़मीन मिली, बटाईदारों को उनका हक मिला, पंचायत को उनकी ताकत मिली और गांव के गरीब आदमी को पहली बार लगा कि सरकार सिर्फ शहरों की नहीं है, बल्कि अब तो उनकी भी है। लाल झंडा उस दौर में सम्मान था, सुरक्षा था और सुरक्षा का अधिकार का प्रतीक बन गया था। लोग इसे सिर्फ एक पार्टी का झंडा नहीं, बल्कि अपने अधिकार की पहचान मानते थे। गांव-गांव में लाल झंडे की ताकत दिखाई देती थी। लोगों के मन में यह भरोसा बैठ गया था कि अब उनका शोषण खत्म हो गया है। लेकिन समय के साथ वही ताकत धीरे धीरे एक आदत में बदल गई और आदत फिर अहंकार में बदलने लगी। सत्ता का लगातार बने रहना एक मानसिकता पैदा करता है और यही मानसिकता धीरे धीरे जनता से दूरी पैदा कर देती है। पार्टी का स्तर इतना बढ़ गया था कि सरकारी दफ्तर और पार्टी दफ्तर के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि हर काम के पीछे एक राजनीतिक पहचान जरूरी है। विरोध करना आसान नहीं रह गया था, सवाल पूछना तो मानो कि एकदम मुश्किल होने लगा था। लोकतंत्र में जहां सवाल पूछना अधिकार होता है, वहां सवाल पूछना अब खतरा बनता चला गया। इन किसानों को कभी जमीन देकर मजबूत किया गया था, वही बाद में अपनी जमीन बेचने के लिए सड़कों पर खड़े दिखाई पड़े। सिंघूर और नंदीग्राम सिर्फ जमीन के विवाद नहीं थे, वे भरोसे के टूटने की आवाज़ थे। गोलियां चली थी, आंदोलन भड़के थे और पहली बार आम लोगों ने खुलकर कहा कि सरकार उनसे दूर जा चुकी है। शहरों में बेरोजगारी और उद्योगों की गिरावट पर चर्चा होने लगी। गांव में नाराजगी सुनने लगी और बुद्धिजीवी वर्ग भी खुलकर सवाल पूछने लगे। और इस माहौल में एक साधारण साड़ी और चप्पल पहनने वाली नेता ममता बनर्जी ने इस गुस्से को समझ लिया। उन्होंने इस गुस्से को आवाज़ दी, उन्होंने परिवर्तन की बात की और लोगों ने महसूस किया कि शायद अब सच में बदलाव संभव है। और फिर 2011 का चुनाव बंगाल में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं था, बल्कि 34 साल पुराने भरोसे का अंत था और एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। इसलिए आज की कहानी सिर्फ एक सरकार की हार की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच की कहानी है जब सत्ता जनता से दूर हो जाती है तो जनता इतिहास लिखती है। तो दोस्तों आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है और मेरा जो रीच है वो कहें तो एकदम डाउन हो गया है। तो अगर आप मुझे एक सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर वो जुनून पैदा होगा, जिस जुनून से हम रिसर्च करके और भी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, यानी रख सकेंगे। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वो लाइक वाली भी बटन दबा दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। लाल झंडा बंगाल में इतना मजबूत कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 1977 के उस दौर को याद कीजिए जब बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा था। उस वक्त ज्योति बोस एक नई उम्मीद बनकर सामने आए थे। आते ही ऑपरेशन वर्ग जैसा ऐतिहासिक काम किया, जिसने गांव के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बना दिया। यह कोई छोटे बदलाव नहीं था। सदियों से जो किसान जमींदारों के पैर की जूती समझे जाते
वाले थे उन्हें रातों रात अपने ज़मीन पर मालिकाना हक मिल गया। उस वक़्त गरीब आदमी को लगा कि अब उसे किसी बाबू या जमींदारों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं और सरकार ने पंचायत को इतना ताकत दी कि दिल्ली या कोलकाता से आने वाला पैसा अब सीधे गांव के विकास में लगने लगा। शुरुआती 10 से 15 सालों तक वामपंथ की सरकार में गरीब के लिए सब कुछ एक सपने जैसा था। ज्योति बोस की इज्जत एक भगवान की तरह होने लगी थी। गांव के लोग लाल झंडे को अपना शान समझने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे इस मौजूदगी ने अहंकार को जन्म दे दिया। कम्युनिस्ट को लगा कि अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। उन्होंने सत्ता को सेवा के बजाय नियंत्रण जारी कर दिया। जो जमीन किसानों को दी थी उस जमीन के बदले किसानों से उनकी आज़ादी मांग ली गई। अब किसानों को वोट सिर्फ लाल झंडे को देना था, वरना जमीन छिन जाने का डर दिखाया जाता था। और यहीं से उस मसीहा का तानाशाह बनने की शुरुआत होती है। कम्युनिस्ट ने लोकतंत्र को गांव की गलियों में तो पहुंचाया था, लेकिन उससे हथौड़ा और हसिया पर मुहर भी लगवा लिया था। लोगों ने बंगाल को चलाने के लिए सरकारी मशीन से ज्यादा पार्टी के कैडर पर भरोसा किया। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में लोकल कमेटी बना दी गई। यह कमेटी तय करती थी कि आपके घर चूल्हा जलेगा या फिर नहीं जलेगा, आपको सरकारी राशन चाहिए या नहीं चाहिए, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका दाखिला होगा या नहीं होगा, आपको अस्पताल में बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले लोकल कमेटी के दफ्तर में हाजिरी आपको लगानी पड़ती थी। मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपको लोकल कमेटी के दफ्तर में हाजिरी लगानी थी। यह एक ऐसा जाल था जिसमें पूरा बंगाल फंस गया था। थाने में वर्दी तो पुलिस की होती थी, लेकिन हुकुम पार्टी के दफ्तर से आता था। अगर आपने गलती से पार्टी को खिलाफ कुछ कह दिया तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। और अगर आपने गलती से पार्टी के खिलाफ कुछ कह दिया तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। दुकान वाले सामान नहीं देते थे, लोग आपसे बात नहीं करते थे, बात करना बंद कर देते थे, यहाँ तक कि आपके परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता था। और इसी को बंगाल में कैडर राज कहा गया। और इस कैडर राज ने लोगों के मन में नफरत तो भर दी, लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई भी सिर उठाकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों की निजी जिंदगी में पार्टी का दखल इतना बढ़ गया था कि शादी ब्याह के फैसले भी पार्टी की मर्जी से हो रहे थे। और यहाँ व्यवस्था, और ये व्यवस्था जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि जनता पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत जाल बना चुके थे लोग। इसी माहौल में फिर आया नक्सल। वामपंथी ने सत्ता में आने के लिए जिस रास्ते का सहारा लिया उसी को बाद में उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचलकर साल 1970 के दशक में बंगाल का युवा नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले इन युवाओं को उकसाया, लेकिन जब अपनी सत्ता की बात आई तो उन्होंने इन युवाओं को जेल में ठूसना शुरू कर दिया और फर्जी एनकाउंटर करवा दिया। बंगाल के हजारों मेधावी छात्र रातों रात गायब कर दिए गए। पुलिस की लाठी और गोलियों ने एक पूरे पीढ़ी के सपने को खत्म कर दिया। सत्ता पाने के लिए वामपंथी ने जिस हिंसा को हथियार बनाया, उसी हिंसा ने बाद में उनके शासन की पहचान बना दी। कई परिवार में आज भी उस दौर की टीस दिखाई देती है जब उनके नौजवान बेटों को केवल शक के आधार पर जेल में डाल दिया गया था। दिखा दिया कि उनकी सत्ता के आगे ना तो कोई विचारधारा मायने रखता है और ना ही किसी की जान मायने रखती है। और इस दमन ने बुद्धिजीवियों और युवाओं के मन में ऐसा कड़वाहट भरी जो दशकों के बाद उनके पतन की एक बहुत बड़ी वजह बनी। और इसके साथ ही ज्योति बोस की ऐतिहासिक भूल और सत्ता का अहंकार भी उसी ताबूत के आखिरी कील की तरह साबित हुआ। दरअसल वामपंथ के पतन की नींव तब और गहरी हो गई जब पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। साल 1966 और ज्योति बोस के पास देश का प्रधान में स्थापित कर दिया और फिर लोगों को लगा कि यह नेता सच में उनके लिए लड़ रही है और यहीं से परिवर्तन की लहर तेज हो गई। और फिर 2011 का चुनाव, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह 34 साल की सत्ता के खिलाफ जनता का फैसला था। ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुस का नारा दिया और लोगों ने इसे दिल से स्वीकार कर लिया। नतीजा आया तो 34 साल का मजबूत किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वामपंथ के बड़े बड़े नेता हार गए और चौंकाने वाली बात तो यह रही कि जो कैडर राज कभी लोगों को डराता था
वही अचानक गायब हो गया। हजारों कार्यकर्ता रातों रात अपना पक्ष बदलते हुए नजर आए और बंगाल की राजनीति में वॉशिंग मशीन शब्द प्रचलित हो गया, जहां लोग अपनी पहचान बदलकर नई सत्ता के साथ खड़े हो गए। और इसके साथ ही वामपंथ का वह युग भी खत्म हो गया जिसने 34 साल तक बंगाल पर राज किया था। तो बस दोस्तों, यही थी अभी की वीडियो। अगर आपको अभी की इन्फॉर्मेशन, अभी की वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।